मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और कुछ ही देर में विजय कुमार बंधु प्रदेश अध्यक्ष अटेवा से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अशोक कुमार जी, लगातार पुरानी पेंशन को लेकर के आवाज उठती रही है, सरकार का कोई मूड नजर नहीं आ रहा है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जुडिशरी में ये ओपीएस तो लागू कर दी गई है, लेकिन अन्य सेक्शन में इसका कोई असर नहीं है। सरकार के फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सरकार का फैसला क्या, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे तो ऑलरेडी जब माननीय सांसद थे तभी कह चुके थे कि पुरानी पेंशन बहुत बढ़िया है और पुरानी पेंशन बहुत बढ़िया थी। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी भी लिखा था कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे हो। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, भाग्य से वो इतने बड़े मठ के मठाधीश भी हैं, तो हमें नहीं लगता कि वो तो शुरुआत कर दिए हैं, न्यायिक व्यवस्था में पुरानी पेंशन दे दिए हैं। लेकिन अब हमारे अधिकारियों से कुछ वो फंसे से लग रहे हैं, जैसे अधिकारी उन्हीं के कोई कह दिए, उन्हीं के मंत्री कह दिए कि पुरानी पेंशन बहुत अच्छी है। अब एक चीज बताइए भाई साहब, जुडिशरी से बड़ा पढ़ा लिखा तो कोई होता नहीं, पूरे देश का संविधान वो चला रहे हैं, व्यवस्था चला रहे हैं। जुडिशरी में जब न्यायिक वाले लोगों को, सारे लोगों को पुरानी पेंशन अच्छी लगी तभी तो वो मांगे हैं कि पुरानी पेंशन हमें दो, हमें नहीं चाहिए। तो ये झूठ तो बोलना बंद करें इनके मंत्री लोग। माननीय वित्त मंत्री कहते हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था ठीक नहीं है, नई वाली अच्छी है। ये झूठ बोलना बंद करें। देने में जो दुविधा आ रही है, हमें लगता है जो बीजेपी की सरकारें हैं, अभी आपको पता है जो 7वां स्टेट दिया है सिक्किम, वो इन्हीं की साथ मिलकर सरकार चला रही है एनडीए के साथ। तो उसने अब दे दिया, अब शुरुआत हो गई है एक तरह से। छोटा सा राज्य है मनोज जी, सिक्किम का आपने जिक्र किया, छोटा सा राज्य है, 30-40 हजार लोग हैं वहाँ पर। जिस दिन समय मिला उस दिन आके रात में 8 बजे 30-40 हजार सरकारी कर्मचारी लोग हैं वहाँ पर। वो भूल हम स्वीकार करते हैं, पुरानी पेंशन बहाल करते हैं, उस दिन का हम लोग को इंतजार है। अच्छा ठीक है अशोक जी, ठीक है अशोक जी का रुख करेंगे। आप ये कह रहे हैं, अशोक जी देखिए यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ वो कह रहे हैं, मनोज जी कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि आप लोगों का दुख दर्द क्या है। जब सांसद थे तब उन्होंने उसकी मांग भी उठाई थी, अब जुडिशरी में उन्होंने लागू कर दिया है। अब मनोज भाई जब ये कह रहे हैं कि जब मनोज भाई ये समझ रहे हैं और कि सबसे पढ़ा लिखा जो वर्ग है जुडिशरी वर्ग है, न्यायिक व्यवस्था संभाल रहा है, जब मनोज भाई ये बात समझ रहे हैं तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं समझ रहे होंगे? वो भी तो समझ रहे होंगे, सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, सेकंड टर्म्स में है, सांसद रहे हैं कई बार, तो क्या उनको ये नहीं लगता है? वो कह रहे हैं बहकावे में आ गए होंगे अधिकारियों को। क्या आपको लगता है कि अधिकारियों के बहकावे में आ गए होंगे वो भी? जी किससे प्रश्न पूछ रहे हैं? आपसे। अशोक जी आपसे। आप बताइए। हेलो अशोक जी आपसे। हेलो, आवाज नहीं आ रही? अशोक जी से पूछ रहे हैं। अशोक जी आप बताएं। अशोक जी आपसे पूछ रहा हूँ। गुजारिश है पहले मेरी कि आपने आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हमसे पूछ रहे हैं ना? नहीं अशोक जी आपसे पूछ रहे हैं। हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जैसा, मैंने जी मुझे लगता है कि नाम में आपको कंफ्यूजन हो हाँ, गया है। हमारी टीम है, बहुत मेहनती टीम है, हमारी टीम है, मेहनती है, तो हाँ नाम में थोड़ा इधर उधर कर दिया होगा। ठीक है, खैर नाम में कंफ्यूजन है तो मनोज जी आप बताइए। मनोज जी आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, नाम में गलती हुई, चलिए कोई बड़ी बात नहीं। हाँ आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। आप जी पहली बात तो हम लोग ये समझ जी आप प्रश्न पूछिए, मैं बता रहा हूँ। प्रश्न यही है कि अशोक भाई कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अधिकारियों ने बहका दिया गया होगा, उनको बता दिया होगा कि भाई ओपीएस अच्छी नहीं है, एनपीएस अच्छा है, और वो कह रहे हैं कि जुडिशरी में जब ये लागू हो गई, सबसे पढ़ा लिखा वर्ग बता रहे हैं, न्यायिक व्यवस्था वो संभाल रहे हैं, उसके बावजूद जब ये बात अशोक भाई समझ रहे हैं तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं समझ रहे होंगे ये बात को? देखिए अशोक जी जो कह रहे हैं, हाँ। पहली बात तो अशोक जी ये बता रहे हैं कि उनको अधिकारियों ने जो है गुमराह कर रखा है। हाँ। एक बात बड़ा स्पष्ट कर ले कि वास्तव में अधिकारी गुमराह कर रहे हैं और समाज में दो, मतलब अगर इस लोकतंत्र की आप बात करें तो लोकतंत्र में जुडिशरी एक पिलर के रूप में है, जैसे विधायिका एक पिलर के रूप में, वैसे जुडिशरी भी एक पिलर के रूप में है। और जब विधायिका पुरानी पेंशन ले रही है,
जुडिशरी ने अपने लिए आदेश कर दिया और विधायिका उनको देने जा रही है। तो जब दोनों पिलर को मिल गया और कर्मचारी जो दोनों पिलर की बात को मानते हैं और एग्जीक्यूशन करते हैं, एग्जीक्यूटिव वर्ग है। भाई इस लोकतंत्र को चलाने के 3 वर्ग हैं, एक लेजिस्लेशन है, दूसरा जुडिशरी है, तीसरा एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव में केवल ब्यूरोक्रेट ही नहीं है, सारे वो कर्मचारी जो जुडिशरी के इतर हैं वो सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं। तो जब ये जुडिशरी को इसका लाभ दे दिया गया, लेजिस्लेशन के लोग ऑलरेडी इस लाभ को ले रहे हैं पुरानी, चाहे वो 1 दिन का सांसद हो, 1 दिन का विधायक हो, उसे पूरी पेंशन मिलेगी। अगर वो 4 बार जीतता है तो 4 बार की पेंशन मिलेगी। तो विधायक जो विधायिका का अंग है उसने ले लिया, इस लोकतंत्र में एक अंग ने ले लिया। दूसरा अंग जो जुडिशरी है, जो इनके न्यायिक निर्णयों की, इनके बनाए गए कानूनों की समीक्षा करती है, और ये आदेश सुप्रीम कोर्ट से हुआ है जुडिशरी को देने का। तो अगर हमारा एपेक्स कोर्ट ये पाता है, जो समीक्षा करता है, जो भारतीय संविधान में उसे जुडिशियल रिव्यू का अधिकार दिया गया है, यदि वो ये समीक्षा करते हुए पाता है कि नहीं एनपीएस नहीं, हमारे न्यायिक अधिकारियों को ओपीएस मिलना चाहिए, तो जब 2 पिलर को दे दिया तो तीसरे पिलर के साथ नाइंसाफी करना मुझे लगता है एक तो उचित नहीं है। अगर कानून की दृष्टि से बात करें, कानून की बात करें तो हम संविधान में अनुच्छेद 14 में राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है और इक्वल स्टेटस की बात की गई है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। तो अगर हम उससे देखें तो विधायिका ने ले लिया, न्यायपालिका ने ले लिया, तो राइट टू इक्वलिटी ये कहती है कि भैया तीसरा वर्ग है उसे भी दे दिया जाए जो एग्जीक्यूटिव है। ये तो रही कानून की बात। दूसरी बात की स्टेट का एक वेलफेयर का कंसेप्ट होता है, स्टेट कोई व्यवसायी नहीं होता है, स्टेट का एक वेलफेयर का कंसेप्ट होता है। चलिए योगी जी ने सांसद के रूप में पत्र लिखा, हम 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने विधायिका के एक विधायक सदस्य के रूप में जो पब्लिक ओपिनियन थी उस समय की सरकार को बताया, और अब वो स्वयं सरकार में है तो वो पब्लिक ओपिनियन को जानते हैं। हम सब अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं कि डाइसी का एक फार्मूला है, लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन। समटाइम लॉ प्रिवेल्स पब्लिक ओपिनियन, समटाइम्स पब्लिक ओपिनियन प्रिवेल्स ओवर लॉ। तो जब पब्लिक ओपिनियन, इतने सारे कर्मचारी सड़कों पर हैं, पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, और राज्य का, स्टेट का एक कंसेप्ट है जो कहलाता है वेलफेयर, कल्याणकारी राज्य का। राज्य की जिम्मेदारी केवल ये नहीं है, राज्य की जिम्मेदारी है कि वो अपने समस्त नागरिकों के कल्याण की बात करे। तो ये कल्याण की बात हो गई। अब आइए पेंशन है क्या। अभी तक हमें लगता है कि हम लोग जो पेंशन की मांग करते हैं तो हम कोई अपनी भीख मांग रहे हैं। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायिक अधिकारियों को पेंशन देने की बात की तो उसने किसी नियम, किसी कानून, किसी व्यवस्था के आधार पर दिया। और पेंशन के बारे में आपको बता दें, पेंशन जो होती है वो डिफर्ड सैलरी होती है, यानी यदि हमें 100 रुपए का वेतन मिल रहा है तो 100 रुपए में से सरकार, चूंकि वेलफेयर का कंसेप्ट है, सरकार गारंटर होती है, सरकार सभी नागरिकों की गारंटी लेती है, उन्हीं गारंटी के आधार पर सरकारें चलती है। तो जो डिफर्ड यानी 10 रुपया हमारे बुढ़ापे के लिए सरकार के पास छोड़ा जाता है कि वो बुढ़ापे में सरकार 10 रुपए से हमारा, जब हम रिटायर्ड होंगे तो हमारे रुपए को, हमारे वेलफेयर, हम अपने सरकार के पास आने वाले चुनाव में, क्योंकि देश का चुनाव है, बहुत कम समय बचा हुआ है लोकसभा के चुनाव में, आपकी देखिए विपक्ष का तो जाहिर तौर पर है, विपक्ष का जो गठबंधन बना हुआ है, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को लेकर के सामने आएगा और अपने मैनिफेस्टो में इस बात को रखेगा, क्योंकि कांग्रेस जहां जहां चुनाव लड़ रही है इस बात को रख रही है। लेकिन क्या आपको यह उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जाएगा और आने वाले चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में वो भी इस मुद्दे को रखेगी? और अगर नहीं रखती है तो क्या आपको लगता है इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है उनको? बिल्कुल। विजय बंधु जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज नहीं बहुत पहले किया, 2022 में भी करके दिखाया। उसी का परिणाम था यूपी वाले चुनाव में, जिसको देख के राजस्थान में सबसे पहले पुरानी पेंशन बहाल की गई। तो वोट फॉर ओपीएस हम लोग का चल ही रहा है। हम लोग एक मंत्र मान लिए, वोट फॉर ओपीएस। जो पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा, ये हम लोग बिल्कुल गांठ बांध लिए हैं। जो हमें
वोट वही पाएगा जो पेंशन की बात करेगा। एक तो पेंशन और दूसरा जो मुद्दा निजीकरण लेके चल रहे हैं विजय बंधु जी, निजीकरण भारत छोड़ो, उसमें तो और ज्यादा अनियमितताएं फैला दिए हैं लोग। आप समझिए हमारे ही समकक्ष के, हमारे ही साथ के लोग जो हम तनख्वाह पाते मान लीजिए 60,000, उसको दिया जा रहा 12,000 18,000 तनख्वाह और सेम डिग्री। तो क्या ये शोषण नहीं है? एक तरफ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम नर्सिंग प्रोफेशन से हैं, हमारे यहाँ 90% महिलाएं हैं, सेम कोर्स करके आई हैं, 4-4 साल 6-6 साल का कोर्स करती हैं, उसके बावजूद भी उनको संविदा और ठेके पे कौन रखता है? एक अंगूठा छाप कंपनी का मैनेजर जिसको नर्सिंग का यन भी नहीं मालूम है कि यन माने क्या होता है नर्सिंग में, वो रखता है नर्सेज की नौकरी पे। ये तो अंग्रेजों से भी बुरा समय आ गया है। और वो उनकी सेवाएं जाके देखिए, नवंबर दिसंबर में सारे सोशल मीडिया पे ये चिल्ला चिल्ला के सब लोगों ने कहा था बहराइच मेडिकल कॉलेज में सत्ता के विधायक थे, उनकी भाभी को पूरी रात भर बीगो लगाए लोग, डॉक्टर और नर्स मिलके बीगो नहीं लगा पाए और सुबह तक शायद उनका हालत और खराब हो गई, कहीं और लेके भागे, शायद उनका इंतकाल हो गया। जब सुबह विधायक जी आए तो पूरा स्कूल का मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, वो जो डॉक्टर सबको बुलाया गया, उन सब ने माफी मांगी। तो ये हाल है जो प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं हमारे सारे अस्पताल को। मेरा आपके माध्यम से हाथ जोड़ के विनती है, चिकित्सा स्वास्थ्य जैसे विभाग को पूरा प्राइवेटाइजेशन मत करिए, क्योंकि लूट का अड्डा बन जाएगा। आप सबको पता होगा 2022 में वैश्विक महामारी आई थी, उस समय देश के सारे बड़े से बड़े नर्सिंग होम, कोई भी नर्सिंग होम इंस्टीट्यूशन का नाम लीजिए, सारे बंद पड़े थे। चल रहे थे केवल सरकारी अस्पताल ही नहीं, रोडवेज की बस सरकारी, रेल चल